नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार मिठारवाल आज सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम विधि निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। भारत में कानून किस प्रकार बनते हैं, कौन बनाता है, अंतिम साइन किसके होते हैं, अधिनियम किस प्रकार बनता है, इस संपूर्ण मसौदे के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। भारत में सामान्यतः कानून बनाने का मुख्य काम संसद का होता है, लेकिन संसद के साथ साथ अनेक विभागों मंत्रालयों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जब विधेयक का मसौदा मंत्री के द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कोई कानून बनाना है या कोई प्रस्ताव लाना है, तो शिक्षा मंत्री जो मसौदा तैयार करेगा उसमें विधि मंत्रालय की सहायता आवश्यक होती है। विधि मंत्रालय की सहायता के बाद जब जो मसौदा तैयार किया जाता है वह मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद संसद के सामने आता है। कानून केवल भारत में संसद में ही बनते हैं। राज्यों के कानून राज्य विधानमंडल में बनते हैं। जब संसद सत्र में होती है तभी कानून बनते हैं। कानून बनने से पहले विधेयक को संसद में विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन मैंने इसे बहुत ही सरल रूप से स्पष्ट किया है। आपको ज़रूर यह समझ में आएगा। यहाँ बार बार प्रश्न पूछते हैं, कानून कौन बनाता है, कानून कैसे बनते हैं, कौन से विधेयक में क्या प्रक्रिया लगती है। इन तमाम बातों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे विधि निर्माण की प्रक्रिया कि संसद में कानून वास्तव में कैसे बनते हैं। अब जो विधेयक होते हैं, हमने पूर्व में पढ़ा था कि विधेयक साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब साधारण विधेयक के ऊपर कानून बन रहा है या साधारण विषय के ऊपर जब कानून बन रहा है तो उसके कानून बनने की जो प्रक्रिया है वह निम्न प्रकार है, जिसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। उदाहरण ले लेते हैं। शिक्षा के ऊपर कि शिक्षा के संबंध में कोई कानून बनाना है, शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्ताव संसद में पेश करेगा। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि संसद के कौन से सदन में पेश करेगा। जब विधेयक ये साधारण विधेयक है तो प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में भी किया जा सकता है और राज्यसभा में भी। जब प्रस्तावक द्वारा संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया गया, प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद वह विधेयक का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद मान लेते हैं विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। जब विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है तो लोकसभा के अंदर उस विधेयक के ऊपर 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन, या यूं कहें विधेयक 3 चरणों से गुजरता है। पूरे चरण 5 होते हैं, उनमें वाचन 3 होते हैं। विधेयक के 3 वाचन की जो प्रक्रिया है भारतीय संसद में जो अपनाई गई है वे इंग्लैंड से ली गई है। यहाँ प्रश्न पूछते हैं वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी, तो इंग्लैंड से ली गई थी। जब विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया गया तो उसी सदस्य के द्वारा जिसने विधेयक पेश किया था, विधेयक के शीर्षक का वह अध्ययन करेगा या पढ़ेगा। विधेयक के शीर्षक को सदन में वह पढ़ेगा।
विधेयक के शीर्षक को पढ़ेगा, उसके साथ साथ उसके ऊपर संक्षिप्त में वह परिचर्चा भी करेगा। संक्षिप्त में विधेयक के उद्देश्य और नीतियों के बारे में भी वह परिचर्चा करेगा। जब विधेयक पेश किया गया, उसका शीर्षक पढ़ा गया, उसके उद्देश्य नीतियों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा की गई, विरोधी दलों के द्वारा या विरोधी सदस्यों द्वारा भी विधेयक के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, विधेयक को सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। सरकारी गजट का मतलब होता है सरकारी पत्र। तो जैसे ही सरकारी गजट में विधेयक प्रकाशित होता है, उसे विधेयक का प्रथम वाचन कहते हैं। प्रश्न पूछते हैं, विधेयक के संसद के प्रथम वाचन में क्या क्या होता है। हमने अभी उदाहरण लिया था, शिक्षा मंत्री ने शिक्षा से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया। पेश करने के बाद वह उसका शीर्षक पढ़ेगा, उसके उद्देश्य और नीतियों के बारे में बताएगा। विरोधी दलों के द्वारा या सदस्यों के द्वारा भी उसके संबंध में विचार व्यक्त किए जाएंगे। लंबी बहस नहीं होती और उसके बाद विधेयक को अध्यक्ष द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। इसे प्रथम वाचन कहते हैं। तो प्रथम वाचन में कौन कौन सी बातें आती हैं? विधेयक पेश करना, उसके शीर्षक के बारे में बताना, उनके उद्देश्य और नीतियों के बारे में बताना और विरोधी दल द्वारा अपने विचार व्यक्त करना और सरकारी गजट में प्रकाशित करना। ये तमाम बातें प्रथम वाचन में आती हैं। यहाँ बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम वाचन में किन किन बातों को समाहित किया गया है। उसके बाद जब सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाता है विधेयक, तो उसके बाद द्वितीय वाचन शुरू होता है। द्वितीय वाचन में क्या होता है? विधेयक के जो सिद्धांत थे उन पर सामान्य बहस होती है या विधेयक के सिद्धांतों के ऊपर जब विचार विमर्श होता है, तो उस समय सदन के सम्मुख 3 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प होते हैं सदन के सम्मुख। और वो क्या करता है? हमने पढ़ा, प्रथम वाचन में विधेयक को पेश किया जाता है, उसका शीर्षक पढ़ा जाता है, नीतियों उद्देश्यों के बारे में संक्षिप्त में बताया जाता है, विरोधी दलों के द्वारा या सदस्यों द्वारा विचार विमर्श करके सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। यहीं प्रथम वाचन खत्म हो जाता है। उसके बाद विधेयक के ऊपर द्वितीय वाचन शुरू होता है। द्वितीय वाचन में वही सदन जिसमें विधेयक सर्वप्रथम पेश किया गया था, कहने का मतलब लोकसभा में द्वितीय वाचन के ऊपर द्वितीय वाचन में विधेयक के जो सामान्य सिद्धांत थे उस पर बहस होती है। बहस होने के बाद सदन के सामने विधेयक के संबंध में 3 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प। विधेयक परवर समिति को सौंप दिया जाए, एक। विधेयक जनमत के लिए जनता को सौंप दिया जाए, 2। नंबर 3, तत्काल विचार विमर्श किया जाए। विधेयक के संबंध में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, तत्काल जरूरत है, तो दोनों सदनों की सहमति से या उसी सदन के सभी सदस्यों की सहमति से विधेयक के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, आपसी बहस की जाती है और विधेयक के ऊपर तत्काल विचार विमर्श किया जाता है और उसे पास कर दिया जाता है या उस पर मतदान करा लिया जाता है। तीसरा विकल्प, प्रथम विकल्प है इसमें विधेयक परवर समिति को सौंपना। जब हम अपने अभी बताया कि लोकसभा में जब शिक्षा संबंधी विधेयक पेश किया गया था, तो एक समिति होती है, एक तो होता है परवर समिति, एक होती है संयुक्त परवर समिति। जब किसी विधेयक के ऊपर विस्तृत रूप से विचार विमर्श करने के लिए उसी सदन के सदस्यों के द्वारा एक समिति बनती है जिसे परवर समिति कहते हैं।
दोनों सदनों से मिलकर अगर किसी विधेयक पर विचार विमर्श कराया जाता है तो उसे संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। तो मान लेते हैं कि विधेयक समिति को सौंपा जा रहा है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो विधेयक पेश करने वाला था वो विपक्ष और एक सदस्य, ऐसे 3 सदस्यों मिलाकर एक समिति बनाते हैं जिसका नाम है प्रवर समिति। प्रवर समिति उस विधेयक के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करती है। प्रवर समिति को जब विधेयक सौंपा गया तो वह विधेयक के सभी सिद्धांतों पर, सभी बिंदुओं पर विस्तृत और सूक्ष्म रूप से चर्चा करती है, उस पर बहस करती है और उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है तो उसमें संशोधन करती है। और प्रवर समिति के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है उस विधेयक के संबंध में, और प्रवर समिति एक रिपोर्ट तैयार करके, एक मसौदा तैयार करके पुनः दोबारा उसी सदन में अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर देती है। तो दोस्तों कि हमने क्या पढ़ा कि विधेयक सर्वप्रथम जिस सदस्य के द्वारा पेश किया गया वह उसने शीर्षक पढ़ा, उसके सिद्धांतों के बारे में संक्षेप बताया, नीतियों के बारे में बताया और गजट में प्रकाशित कर दिया। ये प्रथम वाचन हो गया। द्वितीय वाचन में जब द्वितीय स्तर पर विधेयक उसी सदन में चल रहा है तो उस पर विस्तृत रूप से उसके सिद्धांतों पर बहस होनी है, तो सदन के सम्मुख 3 विकल्प होते हैं, या तो विधेयक पर खुद विचार विमर्श करे, या जनता की राय जानने के लिए उसे प्रकाशित कर दे, या समिति को सौंप दे। तो हमने पढ़ा कि जब सदन ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया तो प्रवर समिति अपने लेवल पर क्या करती है, विधेयक के प्रत्येक सिद्धांतों पर, प्रत्येक प्रावधानों पर सूक्ष्म रूप से निष्कर्ष करती है और उस पर बहस करती है, और बहस करने के बाद समिति एक रिपोर्ट तैयार करती है उस विधेयक के ऊपर, और वही रिपोर्ट समिति उसी सदन में प्रस्तुत कर देती है। और जब समिति द्वारा वह रिपोर्ट उसी सदन में पेश कर दी जाती है तो उस रिपोर्ट के ऊपर पुनः सदन में बहस होती है। बहस होने के बाद उसी सदन में उस रिपोर्ट के ऊपर मतदान होता है। मतदान होने के बाद तीसरा वाचन शुरू होता है। तीसरे वाचन में वही सदन लोकसभाई विधेयक में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करता। तीसरे वाचन में केवल उस विधेयक में कोई भाषा संबंधी या कोई शब्द अस्पष्ट है उससे संबंधित ही सुधार किए जाते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं किया जाता, और अंततः मतदान होता है। मतदान के बाद विधेयक को पास कर दिया जाता है। तो इस प्रकार एक साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक सदन में प्रस्तुत करने के बाद विधेयक पारित होकर दूसरे सदन में जाता है, लेकिन दूसरे सदन में जाता है उससे पहले उस विधेयक को एक सदन में इन चरणों से गुजरना पड़ता है। कहने का मतलब प्रथम वाचन, फिर आएगा द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में 3 विकल्प होते हैं, विधेयक या तो समिति को सौंप दिया जाता है, या जनता की राय के लिए भेज दिया जाता है, या तत्काल विचार विमर्श कर लिया जाता है। मान लेते हैं विधेयक समिति को सौंपा गया है, तो समिति विधेयक के ऊपर परिचर्चा करेगी, बहस करेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी, रिपोर्ट पुनः सदन में पेश करेगी, सदन उस रिपोर्ट पर सूक्ष्म बहस और प्रत्येक प्रकरण पर मतदान करेगा। उसके बाद विधेयक का तीसरा वाचन शुरू होता है। तीसरे वाचन में केवल मतदान होता है और उसे पास या स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। उस पर किसी प्रकार का कोई संशोधन उसमें नहीं किया जाता, केवल भाषा और अस्पष्ट शब्दों को छोड़कर। जब साधारण विधेयक एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन में भी वह उसी प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है। दूसरे सदन, हमने अभी बताया कि लोकसभा से जब शिक्षा संबंधी विधेयक पारित हो गया तो वह राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा भी उसी प्रकार विचार विमर्श करेगी। प्रथम वाचन होगा राज्यसभा में, द्वितीय वाचन होगा, तृतीय वाचन होगा। तृतीय वाचन में मान लेते हैं राज्यसभा ने शिक्षा संबंधी विधेयक में कुछ संशोधन किया है,
या मान लेते हैं उसे अस्वीकार कर दिया है, या मान लेते हैं वह उसे पास उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन भी नहीं किया, अस्वीकार भी नहीं किया, अपने पास ही वह उसके पास ही पड़ा हुआ है। तो जब एक सदन से विधेयक, साधारण विधेयक दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन उसे अधिकतम 6 माह तक ही रोक सकता है। अर्थात राज्यसभा में जब ये विधेयक गया तो राज्यसभा उसे 6 माह तक अपने पास रख सकती है। अब मान लेते हैं कि राज्यसभा ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया या उसमें संशोधन किया, राज्यसभा ने विधेयक में 5 संशोधन कर दिए, तो विधेयक पुनः लोकसभा के पास जाएगा। अगर लोकसभा उनके संशोधनों को स्वीकार करती है तो विधेयक दोबारा राज्यसभा में आएगा, लोकसभा में जाके पारित हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है या उस विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच विवाद हो जाता है, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा और उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये स्थिति तब भी उत्पन्न होती है जब साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच अगर विवाद बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति अभी तक केवल भारतीय इतिहास में 3 बार ही देखी गई, जिसका अध्ययन हमने पूर्व में कर लिया है। जब दूसरे सदन के द्वारा विधेयक पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास भी अनेक शक्तियां होती हैं या अनेक विकल्प होते हैं। वह विधेयक को या तो स्वीकार कर देगा, जब विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति दे देगा तो विधेयक अधिनियम या कानून बन जाएगा। मान लेते हैं राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर देता है तो विधेयक कानून नहीं बनता। तीसरा है पुनर्विचार। पहले भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित कोई भी कानून जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। 42वां संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति को उस पर बाध्य होकर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो एक बार वह पुनर्विचार के लिए जहाँ से विधेयक शुरू हुआ था वहाँ लौटा सकता है। मान लेते हैं दोनों सदनों से वह विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है पुनर्विचार के बाद, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना बाध्य है। जब राष्ट्रपति इसके साथ साथ राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार भी प्राप्त होता है। जेबी वीटो या जो अन्य अलग अलग वीटो होते हैं, विलंबकारी वीटो, तो राष्ट्रपति जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो कितने दिन राष्ट्रपति के पास रहता है, इसके संबंध में किसी प्रकार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। जैसे अपन ने पढ़ा, साधारण विधेयक एक सदन से पास होकर दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन उसे 6 माह तक रोक सकता है, अधिकतम 6 माह। इस प्रकार को लेकर राष्ट्रपति के संबंध में कोई प्रावधान, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा हो, लोकसभा ने कोई विधेयक पास कर दिया हो, राज्यसभा ने भी उसे पास कर दिया हो, थोड़े दिनों में लोकसभा भंग होने वाली हो, तो राष्ट्रपति उसे अपने पास पड़ा रख सकता है। तो ऐसा भी राष्ट्रपति कर सकता है या वीटो या निषेधाधिकार का प्रयोग भी कर सकता है। जब राष्ट्रपति के विधेयक पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो विधेयक कानून में बदल जाता है या विधेयक अधिनियम बन जाता है। दोस्तों, जो प्रक्रिया हमने साधारण विधेयक के संबंध में पढ़ी, लगभग वही प्रक्रिया अन्य विधेयकों के संबंध में भी वही प्रक्रिया है। अब दूसरी अपन पढ़ रहे हैं धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया। हमने पढ़ा था साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है जब लोकसभा के द्वारा धन विधेयक उन्हीं 3 चरणों से गुजरेगा, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। और जब लोकसभा से गुजर के धन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विधेयक, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि धन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। जब लोकसभा के द्वारा धन विधेयक पारित हो जाता है और लोकसभा अध्यक्ष उस पर निर्णय कर लेता है कि विधेयक धन विधेयक है, तो विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा में भी वही 3, मैंने बताया पहले भी, वही 3 वाचन होते हैं और समिति स्तर पर भी होता है, प्रतिवेदन स्तर, ये उसी प्रकार चलता है। जब लोकसभा से धन विधेयक पारित हो जाता है तो वह दूसरे सदन अर्थात राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से अध्ययन करेंगे। जब धन विधेयक राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती, केवल लोकसभा को सुझाव या परामर्श दे सकती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि साधारण विधेयक को राज्यसभा संशोधन भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा किसी प्रकार का कुछ नहीं कर सकती, केवल सुझाव दे सकती है या सिफारिश कर सकती है, वो भी मात्र 14 दिन के अंदर। कि धन विधेयक जब राज्यसभा में पेश किया गया, 14 दिन पूरे हो गए, राज्यसभा ने उसमें कुछ भी नहीं किया, तो विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित माना जाता है। तो कहने का मतलब, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां बहुत ही कम है। राज्यसभा केवल लोकसभा को सुझाव दे सकती है या परामर्श दे सकती है, धन विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती, उसे अस्वीकार नहीं कर सकती, वह भी उसे 14 दिन में करना पड़ता है। 14 दिन में अगर वह ऐसा नहीं करती है तो धन विधेयक स्वतः ही पारित माना जाता है। जब धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उसको अस्वीकार भी नहीं कर सकता, उसे पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता, राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक पर हस्ताक्षर होने के उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, वह उसे पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता। इस प्रकार धन विधेयक हो गया, पूरे वही चरण है जो साधारण विधेयक के संबंध में है। अब तीसरा अपन पढ़ेंगे संविधान संशोधन विधेयक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं या पारित किए जाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक भी साधारण विधेयक की तरह किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होती है। जैसे किसी राज्य या समय सीमा में परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। संविधान संशोधन विधेयक की प्रकृति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण बहुमत से संविधान संशोधन। पहला है साधारण बहुमत से संविधान संशोधन। संसद ऐसे विधेयक जिनके अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्यों के आधे से अधिक या आधे से अधिक सदस्य किसी प्रकार के संविधान में संशोधन करते हैं या विधेयक से कुछ जोड़ते हैं संविधान में या हटाते हैं, तो उसे साधारण बहुमत से संविधान संशोधन कहलाता है। नंबर 2, विशेष बहुमत से संविधान संशोधन। इसमें प्रत्येक सदन के कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्य
और उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ये विधेयक पारित किए जाते हैं। इसे विशेष बहुमत कहा जाता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्यों का आधा और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करने आवश्यक होते हैं। इसके साथ साथ तीसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में जैसे राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कोई है या संसद से संबंधित है, तो इस ऐसी स्थिति में जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। अर्थात विधेयक पहले संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होगा। उसके बाद भारत के जितने भी राज्य हैं जहाँ विधानमंडल हैं, टोटल राज्य के आधे से अधिक राज्यों द्वारा भी उस संविधान संशोधन का समर्थन करना आवश्यक है। उसके बाद ही संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। फिर राष्ट्रपति जब ये दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इसमें दोनों सदनों को ही संविधान संशोधन में बराबर अधिकार दिया गया है, साधारण संविधान विधेयक की तरह संयुक्त बैठक का। लेकिन यहाँ अंतर है कि साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। जब दोनों सदनों या आधे राज्यों से संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास केवल एक ही शक्ति है कि उस पर हस्ताक्षर करने आवश्यक है, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। और इसके साथ ही यह प्रावधान भारत के 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में अनुच्छेद 368(2) में किया गया है। और जब राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है तो संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।